दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे। ये मकड़ी रानी की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है मकड़ी रानी की। तो पढ़ते हैं इसको। मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे। रात्रि का समय था। अचानक आकाश में उभर आई चमकदार गोलाकार आकृति 12 वर्षीय बालक राहुल की आंखों आंखों से छिपी नहीं रह सकी। ओह, वो ना हुजूर, वह कोई उड़न तस्तरी है। डैडी ने मुझे कई बार रहस्यमय उड़न तस्तरियों के बारे में बताया है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए देखी गई है। मुझे फौरन डैडी को इसे उड़न तस्तरी की जानकारी देनी चाहिए। जब राहुल ने अपने पिता डॉक्टर कामत को जगाकर उड़न तस्तरी के बारे में जानकारी दी तो एकाकी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इम्पॉसिबल। लेकिन तभी वे चौंक उठे। कहीं यह वही उड़न तस्तरी तो नहीं जिसका 10 साल पहले गुप्त रूप से मेरे पिता ने आविष्कार किया था। वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। सोच मगन डॉक्टर कामत 10 साल पहले के अतीत में खो गए। उस रात में काफी देर तक डैडी के साथ उड़न तस्वीर के निर्माण कार्य में हाथ बटाता रहा था। अचानक, बस बेटे, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम जाकर सो जाओ। फिर राहुल कमरे में अकेला, अगर जाग गया तो रो रोकर आसमान सिर पर उठा लेगा। लेकिन डैडी, आप अकेले? अब बहुत थोड़ा काम बचा है, मैं स्वयं पूरा कर लूंगा। ईश्वर ने चाहा तो सुबह का सूरज हमारे लिए खुशी का संदेश लेकर उदय होगा और हमारे वर्षों के सपने साकार हो उठेंगे। ओह माय गॉड, तो क्या हम अपनी सफलता के इतने करीब पहुंच गए हैं डैडी? हाँ बेटे। बातें करते हुए दोनों प्रयोगशाला से बाहर निकल आए और मुझे पूरा विश्वास है कि यह उड़न तस्त्री सफलतापूर्वक उड़ान भरेंगी। जैसे हमारा प्रयोग सफल होगा, हम पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल देंगे। यह अपनी तरह का पहला और अकेला स्पेसशिप होगा जो बिना कोई ध्वनि प्रभावित किए बेआवाज उड़ान भरेगा और जमीन पर उतर सकेगा। दैट्स रियली वंडरफुल डैडी। पर क्या यह बात अपनी सरकार से छुपाई रखना उचित होगा? बेशक। उड़न दस्ते की सफलता और हमारी सुरक्षा के लिए अब इस बात को गुप्त रखना ही उचित होगा। शहर से दूर इस जंगल के एकांत में मैंने प्रयोगशाला बनाकर काम आरंभ करने का निश्चय इसलिए किया था ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। वो तो ठीक है डैड, लेकिन अब हमारी मेहनत और बलिदान की कीमत वसूल करने का समय आ गया बेटे। तो क्या पैसों की खातिर आप अपनी इस इजाद को विदेशों के हाथ भी बेच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं अपनी चीज जिसे चाहे बेच सकता हूँ, मुझे तो पैसा चाहिए। इतना पैसा चाहिए जिससे मैं अपने बेटे और पोते के लिए सुख सुविधा ऐशो आराम के सारे साधन जुटा सकूं। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है न? तुम सोच रहे होगे आज सफलता के शिखर पर पहुंचकर तुम्हारा पिता ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं बेटे। जिस काम के लिए मैंने अपना जीवन भर की पूंजी लगा दी, तुम्हारा पारिवारिक सुख खत्म हो गया। तुम्हारी पत्नी शीला तुम्हें इसलिए छोड़कर चलेगी क्योंकि तुमने उसके साथ शहर में रहने की बजाय यहाँ रहकर अपने पिता के काम में हाथ बटाना ज्यादा ठीक समझा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है डैडी। परंतु मुझे है बेटे, जब तक मैं तुम्हारा घर संसार खुशियों से नहीं भर दूंगा, मैं अपने आप को दोषी मानता रहूंगा। लेकिन मुझे खुशी तब होगी डैड, जब आपकी इस इजाद के लिए भारत सरकार आपको सम्मान देगी और विश्व में आपका नाम होगा। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है पर गुजरा हुआ वक्त नहीं खरीदा जा सकता। ओ, तो क्या तुम यह चाहते हो कि मैं अपनी जीवन भर की पूंजी सरकार के हवाले कर दूं? जी हाँ। ठीक है। उड़ान की सफलता के बाद तुम जैसा चाहो वैसा करना। दूसरे दिन करीब आधी रात को डैडी स्वयं सफलतापूर्वक उड़ान तस्ती को ले उड़ाकर तो ले गए, लेकिन फिर लौट कर नहीं आए। इस घटना को घटे 10 साल गुजर गए। तभी राहुल डॉक्टर कामत की सोचों को भंग करता हुआ बोला, आप क्या सोचने लगे डैडी? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है तो खुद चलकर देख लीजिए। हाँ चलो। और फिर अगर राहुल की बात सच हुई तो निश्चय डैडी लौट आए हैं। हे भगवान, मैं तो डैडी के लौटने की उम्मीद ही खो चुका था। वह देखो डैडी, वो अरे कितने करीब नजर आ रही है। वो मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। यह वही उड़न तस्तरी है, डैडी लौट आए हैं। थोड़ी देर बाद, डैड, यह उड़न तस्तरी तो आपकी लैब के निकट ही उतर रही है। तुमने ठीक अनुमान लगाया बेटे। आपको डर डर नहीं लग रहा डैड? डर कैसा बेटे? वह उड़न तस्तरी किसी अन्य ग्रह या देश की नहीं
बल्कि हमारी अपनी इजाद की हुई है। उसमें तुम्हारे दादाजी हैं। दादाजी? हाँ, तब तुम लगभग 2 साल के थे। फिर डॉक्टर कामत ने एक टॉर्च उठाई और घर के बाहर आकर बोले, आओ रास्ते में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। रास्ता तय करते हुए डॉक्टर कामत राहुल को सब कुछ विस्तार से बताने के बाद बोले, अब तो तुम समझ गए होगे कि वो उड़न तस्ती यहाँ जंगल में क्यों उतरी है। हाँ डैडी। अब जब भी दादाजी दोबारा अंतरिक्ष की हाँ डैडी, अब जब भी दादाजी दोबारा अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। हाँ हाँ बेटे, अब की बार हम सब मिलकर अंतरिक्ष की सैर करने चलेंगे। आह कितना मजा आएगा। फिर लगभग 15 मिनट बाद, तुम यहीं ठहरो, मैं डैडी को सिग्नल देकर द्वार खुलवाता हूँ। परंतु डैडी, दादाजी को तो स्वयं बाहर आना चाहिए था। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो। आखिर उनकी उम्र भी तो काफ़ी हो चुकी है। वो यह तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। तब डॉक्टर कामत आगे बढ़ गए और उड़न तस्ती के निकट पहुंचकर सिग्नल देने लगे। पता नहीं डैडी किस हाल में होंगे। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद मैं डैडी से मिलूंगा। उफ, कितना अजीब लग रहा है। तभी सर, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। फिर जल्दी डॉक्टर कामत राहुल की नजरों से ओझल हो गए। डैडी मुझे अकेला छोड़ गए। मेरा दिल उड़न तस्ती के अंदर जाने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। मुझे भी अंदर जाना चाहिए। आखिर इसमें हर्ज भी क्या है। यह सोच राहुल के कदम शमी उड़न तस्ती की ओर बढ़ चले। लेकिन अभी वह सीढ़ी के निकट पहुंचा ही था कि, नहीं बेटे राहुल, ऊपर मत आना। डैडी। उसी क्षण, ओह, डॉक्टर कामत अपने बचाव के प्रयास में लड़खड़ाकर गिरे और लुढ़कते चले गए। डैडी। ओह। जैसे ही डॉक्टर कामत का सिर जमीन पर पहुंचा, डैडी ये क्या हुआ? आपकी दुर्दशा कैसे हुई? समय बर्बाद मत करो बेटे, भाग जाओ यहाँ से, वरना आदमखोर चूहे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं उन शैतान जीवों को यहाँ रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके इस इलाके को छोड़कर दूर निकल जाओ, और हो सके तो इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा देना। लेकिन मैं आपको यहाँ अकेला। राहुल की बात पूरी ना हो सकी, क्योंकि तभी राहुल की जान खतरे में देख, और इससे पहले कि चूहा फिर आक्रमण करता, ची ची, डॉक्टर कामत ने चूहे को पकड़ तो लिया, लेकिन ओह, तभी, हे भगवान अब क्या करूं? और फिर ची ची, ओह, जल्दी, नहीं डैडी, ओह, ये लो मर्शक दृश्य देख। बूह। रोनी, राहुल, धैर्य और हिम्मत से काम लो। अब तुम ही प्रतिवासियों को इन आदमखोर चूहे से सावधान कर सकते हो। मेरी मौत पर आंसू न बहाओ, अपना फर्ज निभाओ बेटे। आह। लेकिन राहुल चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। पिता की मौत के लो मर्शक दृश्य ने उसे जड़ सा कर दिया था। देखते देखते आदमखोर चूहे ने डॉक्टर कामत के जिस्म से मांस का नामो निशान मिटा दिया। फिर वे चूहे राहुल की तरफ लपके, लेकिन तभी जैसे राहुल की तंद्रा टूट गई। नहीं। अगले पल राहुल पूरी ताकत से दौड़ता चला जा रहा था। राहुल दौड़ता हुआ जंगल पार कर जैसे जीटी रोड पर पहुंचा, ची, ओह, कार फौरन रुक गई। कर दी ना हत्या। शटअप। अब क्या होगा अजय भैया? होगा क्या? या वीराने में कौन देख रहा? मैं चुपचाप निकल चलो। लेकिन अजय अपने साथियों की बात पर ध्यान दिए बिना नीचे उतरा और सड़क पर पड़े राहुल के निकट पहुंच गया। जीवित है, शायद बेहोश है। तब तक विजय और टिंगो भी निकट पहुंच चुके थे। शुक्र है इसे ज्यादा चोट नहीं आई। हमें इसे फौरन अस्पताल ले चलना चाहिए। ओह, कैसी बात करो अजय भैया? अगर ये रास्ते में मर गया तो वही बात होगी कि या बैल मुझे मार, खाम खाम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, आंख बचाकर पतली गली से निकल चलो। तुम्हारा मतलब है हम इस घायल लड़के को यहाँ इस हालत में छोड़कर चले जाएं? तुम ठीक समझे मियाँ तीस मार खा, इसी में अक्लमंदी है। तुम्हारी अक्लमंदी की ऐसी की तैसी। जितना तू छोटा है उतनी तेरी आत्मा खोटी है। प्यारे मकर राशि, तुम कलयुग में भगवान बनने की कोशिश मत करो। खुद तो फंसोगे, मैं भी फंसवाओगे। जानते नहीं मेरे जल्लाद बाप को? तुम्हें अपने पापा की पड़ी है और यहाँ किसी की जान पर बनी है। तभी
अब तुम लोग आपस में लड़ना छोड़ो और इसे उठाने में मेरी मदद करो। तब अजय ने विजय और टिंगू की मदद से बेहोश राहुल को उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया और अपने साथियों के साथ कार में आ बैठा। मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच लो अजय भैया। सोचने की बात तो यह है कि फिलहाल हमें इसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। विजय के इतना कहते अजय ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। कार झटके से आगे बढ़ी और फिर बंदूक की गोली की तरह सुनसान सड़क पर दौड़ पड़ी। शहर पहुंचते अजय और उसके साथियों ने राहुल को सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करा दिया। अजय भैया अच्छा किया जो तुमने पुलिस को यह नहीं बताया कि एक्सीडेंट हमारी कार से हुआ है। इस गलती के लिए सचमुच मुझे ग्लानि हो रही है। गलती तुम्हारी नहीं, उस टपकू राम की थी जो अचानक हमारी कार के सामने टपक पड़ा था। हाँ अजय, लेकिन उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तभी शाबाश बचो, तुम लोगों ने उस लड़के को सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर सच्चे नागरिक का फर्ज अदा किया है। अब वह कैसा डॉक्टर अंकल? कोई खतरे की तो बात नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, सुबह तक उसे होश आ जाएगा। तुम लोग चाहो तो सुबह उसे मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। चलो, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। फिर वो डॉक्टर से विद्यालय अस्पताल से चल दिए। अजय टिंगू को उसके घर से कुछ फासले पर ड्रॉप करते हुए बोला, अपने डैडी को इस संबंध में कुछ मत बताना। अब हम सुबह 9 बजे अस्पताल में मिलेंगे। ओके। कार के नजरों से ओझल होते ही टिंगू अपने घर की ओर चल पड़ा। भगवान करे डैडी अभी सो रहे हों। अगर उन्होंने इस समय मुझे घर में दाखिल होते देख लिया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन घर में कदम रखते ही तो अब वक्त हुआ मानुबा के घर लौटने का। डैडी मारा गया, अब खैर नहीं। बको, रात ढले कहाँ से आ रहे हो? अपनी अम्मा से तो यह कहकर गए थे कि विराटनगर अपने क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो। मैंने झूठ नहीं कहा था डैडी, मैं सचमुच वहीं से आ रहा हूँ। वो क्या कि रास्ते में कार खराब हो गई थी। कार खराब हो गई या एक्सीडेंट कर दिया था? अरे, डैडी को एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें हैरानी हो रही है ना? तुम क्या सोचते हो तुम तिलंगों की हरकतों का मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन खामोश। अस्पताल में उस बेहोश लड़के के बारे में पुलिस को तुम लोगों ने जो बयान दिया है उसकी सूचना मुझे मिल चुकी है। ओह, तो हवलदार के बच्चे ने हमें पहचान लिया था। इस बार तुम लोग बचोगे नहीं। सुबह मैं खुद उस लड़के का बयान लूंगा, उसके बाद होगी छुट्टी। अगर उस टपकू राम ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो डैडी हमें हवालात में पहुंचा कर ही दम लेंगे। लेकिन वह हमारे खिलाफ बयान दे ही कैसे सकता है? न तो वह हमारे बारे में कुछ जानता है और न हमारी कार का नंबर ही बता सकता है। तब टिंगू परकटे में बोला, ठीक है डैडी, सुबह आपको सच झूठ का पता चल जाएगा। सो तो ठीक है, परंतु अगर तुम अभी मुझे सब सच सच बता दो तो मैं तुम्हें बचा भी सकता हूँ। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है डैडी। और फिर टिंगू अपने कमरे की ओर चल दिया। ऐसे नहीं मानेगा कम वक्त। पर मैंने भी उन जासूसों से इसी संगत ने छुड़वाई तो मेरा भी नाम तारकुंडे नहीं। अगले दिन ठीक 9 बजे टिंगू अस्पताल पहुंच गया। अजय और विजय वहां पहले से ही मौजूद थे। टिंगू ने अपने पिता से हुई बातचीत के बारे में बताते हुए बोला, मैं तो कहता हूँ ऐसे फूट लो। डैडी कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं नहीं, पहुंच चुके हैं। क्या मतलब? यह सच है टिंकू। अंकल अंदर उस लड़के का बयान लिख रहे हैं। जब तक वे बयान लेकर बाहर नहीं आ जाते हम उससे नहीं मिल सकते। तभी कमरे का द्वार खुला और इंस्पेक्टर तारकुंडे बाहर निकलते हुए उन्हें घूर कर बोला, तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, इस बार फिर बच गए हो। इतना कह तारकुंडे दन दनाता हुआ आगे निकल गया। इंस्पेक्टर तारकुंडे के जाने के बाद, आओ अब अंदर चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, अब डर का आएगा। हा हा हा। फिर वह तीनों कमरे में दाखिल हो गए। उन्हें देख राहुल बरबसी बोल उठा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग वही हैं जिन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। तुमने ठीक पहचाना बंधु। तुम्हारी कार से हमारी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। परंतु तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ बयान न देकर हमें मुसीबत में फंसने से बचा लिया। गलती मेरी थी। आप लोगों ने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन तुम इतनी रात गए वहां वीराने में अकेले क्या कर रहे थे? अजय का प्रश्न सुने एकाकी राहुल की आंखें छल छला उठ पड़ी। तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है बंधु, मैं साफ साफ बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। शायद तुम्हें अपने मम्मी डैडी की याद आ रही है। तुम हमें अपना पता दे दो, हम उन्हें खबर कर देंगे। नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं नाथ हो गया हूँ।
जब से मैंने होश संभाला था अपनी माँ को नहीं देखा, बस डैडी थे। लेकिन कल रात वो कल रात शायद इसके पिता के साथ कोई दुर्घटना घटी है। अजय सांत्वना देते हुए बोला। रो नहीं बंधु, और हमें बताओ कि कल रात तुम्हारे डैडी के साथ क्या हुआ। तब राहुल सुबकता हुआ अपने और डैडी के साथ रात जो कुछ घटा था उसके बारे में बताते हुए बोला। अगर मैं सही वक्त पर भाग खड़ा न होता तो वे आदमखोर चूहे मुझे भी खा जाते। बू। ओह असंभव। मुझे तो लगता है इसने कोई भयानक सपना देखा है। तभी अजय गंभीर स्वर में बोला। इतनी बड़ी घटना शहर से कुछ मीलों की दूरी पर फैले जंगल में घट गई और किसी को खबर तक नहीं हुई। मेरी बात का विश्वास कीजिए भाई साहब। विश्वास तो हमें अब तब ही होगा जब हम इस घटना की छानबीन कर लेंगे। हाँ क्यों न, हम आज ही वहाँ जाए और वास्तविकता का पता लगाएं। प्लीज वहाँ जाकर अपनी जान खतरे में मत डालिए। तुमने इस घटना के बारे में इंस्पेक्टर अंकल को तो नहीं बताया? नहीं। गुड, अब तुम आराम करो, हम कल फिर तुमसे मिलने आएंगे। शुक्रिया। लेकिन तुमने जो कुछ हमें बताया उसका जिक्र भूल कर भी किसी से मत करना। तत्पश्चात जय अपने साथियों के साथ अस्पताल से बाहर निकल आया। फिर वे पार्किंग में खड़ी अपनी कार में जा बैठे। थोड़ी देर बाद कार सड़क पर दौड़ रही थी। राहुल क्या विचार है? अजय तुम्हारा क्या विचार है? राहुल ने जो कुछ बताया क्या वह सच है? मैं तो कहता हूँ एक्सीडेंट के कारण उसका दिमाग हिल गया है। नहीं, सच्चाई का पता लगाए बगैर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। फिर तो मैं जंगल की खाक छाने खुद वहां जाना होगा। क्यों न पहले मकड़ी दीदी से विचार विमर्श करके उनकी सलाह ले ले। टिंगू की बात पर एक मत हो, तीनों सीधे ब्लैक टावर पहुंचे और संपूर्ण वृत्तांत मकड़ी रानी को कह सुनाया। तब मकड़ी रानी बोली। हो सकता है राहुल ने जो कुछ बताया वह सही हो। फिर तो आदम को चूहे से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लिए इसके लिए पहले उन आदमखोर चूहों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक, हम तुरंत घटना स्थल की ओर रवाना हो जाते हैं और लौटकर अपनी रिपोर्ट आपको देते हैं। लेकिन अगर चूहे ने में अपना शिकार बना लिया तो? इसके लिए तुम लोगों को अपने बचाव की पूरी तैयारी के साथ वहां जाना होगा। फिर भी किसी खतरे की स्थिति में तुम लोग मुझे अपने करीब पाओगे। तत्पश्चात मकड़ी रानी की हिदायतों के अनुसार अजय, विजय और टिंगू कार द्वारा घटना स्थल की ओर रवाना हो गए और करीब 3 घंटे बाद लगता हम ठीक जगह पर पहुंच गए हैं। हाँ, अब हमें कॉटेज में जाकर छानबीन करनी चाहिए। फिर वे कॉटेज में जाने के लिए कार में तैयार होने लगे। पूरी तरह तैयार होकर वे कार से उतरे और सावधानी से चलते हुए बिना किसी रोक टोक के कॉटेज के अंदर जा पहुंचे। अंदर का दृश्य देखा जय चौंकता हुआ बोला। यहाँ की हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमसे पहले भी कोई यहाँ आ चुका है। शायद किसी ने तलाशी लेते हुए सारा सामान उलट पुलट और तोड़ फोड़ कर रख दिया है। मुझे तो यह उन आदमखोर चूहों की शरारत लगती है। चूहों से इतना क्यों क्यों डरता बुजदिल? जब सामना होगा तो देखूंगा तुम कितने तीस मार खाओ। खामोश। लगता हमारे आसपास कोई मौजूद है। अरे बाप रे, यहाँ भूतों से और कौन हो सकता है? भूत तुझे खा नहीं जाएंगे गुटके? अगर मौत से इतना ही डर लगता है तो हमारे साथ क्यों आया था? तभी। खबरदार लड़को, हथियार फेंक दो और अपने हाथों पर उठा लो, वरना भून कर रख दिए जाओगे। यह आवाज कहाँ से आई? लेकिन जब उनकी नज़र रोशनदान से जाकरी बंदूक की नाल पर पड़ी तो उन्होंने आदेश का पालन करना ही उचित समझा। अब आगे क्या हुक्म है भूतराज जी? ठीक, तभी। हम भूत नहीं, यमदूत है जासूस लड़को। वो तो तुम हमें पहचान गए। फिर तो तुम लोग यह भी जान गए होगे कि हमसे उलझना तुम लोगों के लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। शट अप। अपनी भलाई चाहते हो तो बताओ, डॉक्टर कामत और उसका बेटा राहुल कहाँ है? हम किसी डॉक्टर कामत और उसके बेटे के बारे में नहीं जानते। हम तो यहाँ आदम खुरचू की तलाश में आए थे। कहीं तुम ही तो वो मोटे आदम खुरचू है नहीं हो? तेरी है मजाल पिद्दी के चटॉक। आह। फिर तुम बताओ, तुम डॉक्टर के खुफिया कागजातों के बारे में क्या जानते हो? कैसे खुफिया कागजात? मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा। तभी खट खट खट। ठहरो। इन जासूसों से बाद में निपटेंगे। फिलहाल इन्हें बांधकर किसी कमरे में डाल दो और आने वाले के स्वागत के लिए तैयार हो। यस बॉस।
और फिर पहलवान शरीखा व्यक्ति अजय और उसके साथियों को उस कमरे से बाहर ले गया। उनके जाने के बाद बॉस ने फर्श पर पड़े रिवॉल्वर अपने कब्जे में किए और दबे कदमों से द्वार की ओर बढ़ने लगा। खट खट खट। आदमखोर चूहा का क्या रहस्य था? दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा था? बॉस और उसके साथियों को डॉक्टर कामत और उड़न तस्ती के आविष्कार के कागजातों का पता कैसे चला? प्रोफेसर सुधाकर का क्या हुआ? 10 साल तक अंतरिक्ष में वे कहाँ गायब रहे? 10 साल बाद उड़न तस्ती अचानक वापस कैसे लौट आई? क्या जय विजय और टिंगू बॉस की कैद से मुक्त हो पाए? दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फेंटा। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, मकड़ी रानी के फोल्डर में। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फेंटा में।